हेलो फ्रेंड्स, हरी सरनाम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजनीतिक दल क्लास 10 की, जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, उस किताब का 6वां चैप्टर है जिसका नाम है राजनीतिक दल। तो आज हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, इसके ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, किसी भी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए इनकी आवश्यकता किस क्यों है, इनके कार्य क्या होते हैं, उसके साथ कई सारी चीजें और कवर करेंगे एनसीईआरटी का ये पूरा चैप्टर। आइए तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे हरीश सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तैयार है सभी भाई? क्यों भाई, तैयार है ना सभी? एक दो दिन रिकॉर्डेड क्लास आप लोग देख लीजिए, फिर से जो सारी लाइव क्लास है पूर्व की तरीके से ही चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार क्यों आवश्यक है राजनीतिक दल, ये क्या होते हैं, इन सारी बातों को एक बार मैं बता दूं मैं क्या क्या आज पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या कवर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा बना रहे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है राजनीतिक दल, चैप्टर का नाम भी है। तो हम देखेंगे कि राजनीतिक दल होते क्या हैं, इन पर बृहद चर्चा, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं, क्या कार्य करते हैं सब राजनीतिक दल, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक दलों के कार्य देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आवश्यक क्यों है, राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता है और कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप भी अपना राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं पढ़ाई के बाद, तो आप अपना राजनीतिक दल कैसे बना सकते हैं, कितने वोट चाहिए होते हैं, कितने सीटें चाहिए होती हैं, किस तरीके के राजनीतिक दल होते हैं, कितने प्रकार के, क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, क्या राज्य के स्तर पर राजनीतिक दल होते हैं, क्या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। तो ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला टॉपिक है राजनीतिक दल होते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मान के चलिए भारत जैसे बृहद देश को आपको चलाना है, भारत जैसे बड़े देश को आपको चलाना है और आपको यहाँ पे देलई से शासन करना है। क्यों भाई, देलई से शासन करना है। तो जब आप यहां से शासन चलाएंगे तो शासन चलाते वक्त आपको कम से कम पता होना चाहिए कि सरकार बनाने में किस व्यक्ति को हम मत करें, किस व्यक्ति को वोट दें। तो उसके लिए राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है ना, क्योंकि बिना राजनीतिक दल के आप ऐसे किसको वोट दे देंगे। अब कोई व्यक्ति, मैंने पिछली भी लेक्चर में बताया था, किसी अदर राज्य से, अलग अलग राज्य से आए और यहाँ पे शासन चलाने की बात करें, तो आप उसको मत कैसे दे पाएंगे? आप तो उसको पहचानते नहीं है, भावना आपकी नहीं जुड़ी हुई है उससे, और जब तक भावना नहीं जुड़ी होगी तब तक आप उससे अपना इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उससे अपना विश्वास ही नहीं दे पाएंगे, और विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आपका मत भी उसको नहीं जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको समझना चाहिए कि चीजें किस तरीके से हैं। ठीक है, हाँ चलिए भाई। तो राजनीतिक दल होते क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। इसकी अगर परिभाषा के तौर पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे राजनीतिक दल लोगों के, नेताओं के ऐसे समूह होते हैं जो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से, सीधे तौर पर जुड़े होते हैं और शासन चलाने का काम करते हैं, सरकार चलाने का काम करते हैं। ये निर्वाचन के माध्यम से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और जाके सरकार में बैठते हैं। कौन से लोग? यही राजनीतिक दलों के लोग। तो क्या होते हैं राजनीतिक दल? राजनीतिक दल ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसे समूह होते हैं लोगों के, जो शासन सत्ता में सीधे रूप से यूज किए जाते हैं, सीधे रूप से प्रभावी होते हैं, उपयोग में आते हैं। क्यों सर, सीधे रूप में कैसे आते हैं? जैसे आप किसी भी एक शासन सत्ता की बात कर लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश में यदि आप रहते हैं या फिर आप भारत में रहते हैं, तो भारत में आप देखते हैं कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और वो शासन सत्ता में आकर पूरी सरकार चलाने का काम करते हैं। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, ओवरव्यू आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। राजनीतिक दल सीधे रूप से आके प्रभावी रूप से काम करते हैं और
डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें इससे पहले हमने पिछली लेक्चर में एक शब्द लिखा था, दबाव समूह। दबाव समूह, सर दबाव समूह क्या थे? दबाव समूह सरकार चलाने का काम नहीं करते थे, राजनीति को प्रभावित करते थे, लेकिन ये सरकार में चुनाव नहीं लड़ते थे, प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होते थे। जबकि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, वोट मांगेंगे, इस तरीके के कार्य ये लोग करेंगे। क्यों भाई, ये बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ा जाए तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की बात क्या है। अब राजनीतिक दल जब आप समझ गए, परिभाषा है, लेकिन राजनीतिक दल बनते कैसे हैं, इसमें लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसकी जो आप देखेंगे संरचना, एक तरीके से मैं कहूंगा किसी भी चीज की संरचना होती है। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इधर कान लगे हुए हैं, नाक लगी है और बाल लगे हुए हैं, इस तरीके की चीजें। तो किसी व्यक्ति की संरचना होती है, ऐसे ही राजनीतिक दलों की सब संरचना कैसी है, कहां पे कान लगे हैं उनके। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है वो राजनीतिक दल का नेता होता है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजनीतिक दल का ये नेताजी है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो मोदी जी हैं, कांग्रेस में देखेंगे तो वर्तमान में राहुल गांधी जी हैं, और सबसे पहले आप देखेंगे प्रारंभ में तो कांग्रेस में महात्मा गांधी हुआ करते थे सबसे मुख्य नेता के तौर पर। तो ये आपके मुख्य नेता हैं। जो नेता होते हैं वो मुख्य आदमी होते हैं, सबसे मेन व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व इनका होता है। तो राजनीतिक दलों के संरचना में आप देखते हैं क्या, सबसे पहला आपको एक व्यक्ति दिखाई पड़ेगा जो नेताजी होंगे, सबसे महत्वपूर्ण। इसके साथ केवल एक नेता नहीं होंगे, अन्य प्रमुख सदस्य भी होंगे, अन्य लोग भी जुड़े होंगे, और ये भी नेता ही होंगे। ये छोटे प्रकार के नेता हैं जो अभी शुरुआत किए हैं नेता नगरी करने की, और धीरे धीरे बड़े प्रकार के नेता बनेंगे, है ना। तो ये सक्रिय सदस्य हैं, ये भी अच्छे से नेता बनने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कार्यकर्ता बंधु। तीसरे नंबर पे देखेंगे कार्यकर्ता। ये पूरे देश में या पूरे राज्य में जिस तरीके की पार्टी होगी उसी तरीके से ये लोग पूरे देश या पूरे राज्य में जुड़े होंगे, और ये लोग कार्यकर्ता कहलाएंगे जो समर्थन करेंगे। ये कहेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। जैसे आप देखते हैं ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरीके के नारे कांग्रेस के लिए देखेंगे आप नारे लगाते हुए, अलग अलग पार्टियों के लिए नारे लगाते हुए। तो ये सारे लोग समर्थन का काम करते हैं, समर्थक होते हैं। उम्मीद करता हूं सबसे पहली बात आपको ये समझ में आई होगी कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। ये आके सीधे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के माध्यम से सरकार बनाते हैं, फिर देश पर शासन करने का काम राजनीतिक दल करते हैं। सर इनकी कार्य संरचना कैसी होती है, तो इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति नेताजी होते हैं, फिर उसके बाद इसके सदस्य होंगे, फिर उसके बाद इसके समर्थक यानी कि कार्यकर्ता होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक दल आखिरकार क्यों जरूरी है और इनके कार्य क्या होते हैं। क्या बिना राजनीतिक दल के हम पूरे देश की राजनीति नहीं चला सकते या किसी देश को नहीं चला सकते? क्यों भाई, ये भी तो हो सकता है कि हम बिना राजनीतिक दल के ही पूरा देश चलाने की मादा रखते हो, तो राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए। आइए हम देखते हैं इनके कार्य। क्या देखेंगे सर, इनके कार्य देखेंगे, किस तरीके से राजनीतिक दलों की प्रणाली होती है, किस तरीके के इनके कार्य होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपका। राजनीतिक दलों के कार्य आपसे क्वेश्चन आ जाएगा यूपी बोर्ड में या फिर किसी विस्तृत एग्जाम में, जहां पे आप सिविल सर्विस हो गया, अदर एग्जाम्स जहां पे आपको डिस्क्राइब करके लिखना होता है। उस सिचुएशन में अभी कुछ फैक्ट भी दूंगा, परेशान मत होइएगा, कुछ तथ्य दूंगा जो आपके कंपटीशन पे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वो फैक्ट अभी दूंगा, उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, गहराई की बात है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो राजनीतिक दल होंगे इनके कार्य क्या होंगे। राजनीतिक दलों के कार्य बहुत विशिष्ट हैं। अच्छा, एक बार पहले ये समझो कि इनकी जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है राजनीतिक दलों की। इनसे हमें एक चीज होता है कि भरोसा,
उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोग अगर हमसे जुड़ रहे हैं, आपने हमारी क्लास देखी, आपको क्लास समझ में आई, तो आपको एक विश्वास हुआ कि हाँ सर मुझे थोड़ा सा बेहतर सिखा सकते हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि क्या सर की क्लासें रेगुलर आ रही हैं? आप देखेंगे कि यस सर इनकी तो रेगुलर क्लासें हैं, ये काफी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कि सर तो बढ़िया काम कर रहे हैं, चलिए सर पे थोड़ा सा भरोसा, ट्रस्ट हो जाएगा। और यही ट्रस्ट हमें राजनीतिक दलों पर होता है, पॉलिटिकल पार्टीज पे होता है। यही ट्रस्ट होता है कि हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल हमारे लिए सही है और ये देश के लिए सही है, ये देश अच्छे से चलाने का काम करेगा, तो ये ट्रस्ट हो जाता है। और इसके बिना ट्रस्ट के आप वोट नहीं करेंगे। यद्यपि पूरे देश में अभी किसी एक विशेष पार्टी को, दल को बहुमत मिल रहा है, सभी लोग उसके तरफ वोट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उनको भरोसा है कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा, ये दल हमारे लिए काम करेगा। तो राजनीतिक दल ट्रस्ट के लिए, भरोसे के लिए, जवाबदेहिता के लिए बहुत जरूरी है। अब जवाबदेहिता क्या होती है सर? एक नया शब्द है, राजनीति विज्ञान का शब्द है जवाबदेहिता। ये जवाबदेहिता का मतलब है जो पार्टी हो गई वो आपको जवाब देने का काम करेगी। आपने कोई किसी पे ट्रस्ट किया, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया, आपने मुझ पे भरोसा दिखाया, मेरी क्लासें ज्वाइन कर ली, पढ़ने लगे सर यूट्यूब के माध्यम से या ऑफलाइन बैचेस में आप पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ। अब आपके साथ हमने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। हमने आपको क्लास का वादा किया था कि हम कंप्लीट कराएंगे पूरा पॉलिटिकल साइंस, अब हमने आपको बीच में ही छोड़ दिया पॉलिटिकल साइंस में, तो आपने कहा, हमने क्या किया? ट्रस्ट तोड़ दिया। तो आप क्या करेंगे? आप जवाब देंगे, आप कमेंट करेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आप कंटिन्यू करिए, तो मैं जवाब दूंगा कि यार मुझे इस वजह से ये क्लास बंद करनी पड़ी या मैं जल्दी से क्लास वापस लेके आने वाला हूं। तो ये होती है जवाबदेहिता। तो राजनीतिक दल जवाबदेही होते हैं, क्योंकि जवाबदेही का मतलब क्या है? यदि राजनीतिक दल कोई गलत कार्य करता है तो जनता उसका वोट नहीं देगी, उसे समर्थन छीन लेगी और उसकी सरकार गिर जाएगी। इसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी होती है। ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा कार्य, इसका सबसे बड़ा कार्य याद रखिएगा, निर्वाचन। ये सबसे बड़ा कार्य है, ये सबसे बड़ा कारण है निर्वाचन, जिसको आप चुनाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसको आप चुनाव कह सकते हैं, निर्वाचन कह सकते हैं या चुनाव कह सकते हैं। राजनीतिक दल का सबसे बड़ा काम होता है कि ये चुनाव लड़ने का काम करते हैं, सत्ता के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। अब मान के चलिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, राजनीतिक दल के कार्यों को बताइए, इनका वर्णन करिए, तो आप क्या लिखेंगे? इनके महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट वाइज लिखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं कि राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया में प्रमुख रूप से या प्रभावी रूप से भाग लेते हैं। अब आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, यदि आप थोड़े से चुनाव वाले परिप्रेक्ष्य में आप लोग थोड़े से इंटरेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप सुनते होंगे कि सर वो वाले नेताजी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। निर्दलीय, बिना दल के निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, मतलब वो किसी भी दल का समर्थन प्राप्त नहीं किए हैं, अपना खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय, बिना दल के। तो आप अधिकतर देखते हैं कि निर्दलीय जो व्यक्ति होते हैं उनको वोट कम मिलते हैं। बाई चांस है कहीं अपवाद है, कोई जीत गया, कोई अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है और किसी दल ने उनको समर्थन नहीं दिया तो वह निर्दलीय में जीत गया, लेकिन कम ही जीतता है क्योंकि उस पर भरोसा कम होता है। ठीक, तो सबसे मेन कार्य क्या होगा किसी भी राजनीतिक दल का? वो काम होगा चुनाव प्रक्रिया में भाग करना, प्रतिभाग करना, निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित होना। अच्छा सर, ये लोग आएंगे निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाएंगे, मतलब हम आए सर चुनाव में मैदान में खड़े हो गए, यूट्यूब की क्लासों में हम आके आए और हम कह रहे हैं कि अब हम भी आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करेंगे, यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को सब कुछ फ्री में पढ़ाया करेंगे, मतलब हम चुनाव प्रक्रिया में खड़े हो गए। अब ये आप लोगों पर निर्भर करेगा कि आप सर को समर्थन करेंगे या नहीं, आप लोग हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं, ये आप पर डिपेंड है।
क्योंकि आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, ना तो आपके इसके में कोई पैसे लग रहे हैं और ना ही आपका कोई इसमें जबरदस्ती यहाँ से किया जा सकता है कि नहीं नहीं आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, आप स्वतंत्र हैं। तो ये निर्वाचन में आके खड़े हो जाते हैं कि सर मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं इस वर्ष। दूसरा काम क्या करेंगे, जब निर्वाचन में आएंगे तो दूसरा काम इनका होना शुरू होगा, ये अपने कार्यक्रमों को बताएंगे। क्या बताएंगे, ये अपने कार्यक्रम बताएंगे चिल्ला चिल्ला के कि सर मैं ये योजना लाऊंगा, मैं आपको फ्री में ये दूंगा, मैं आपको फ्री में वो दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इस तरीके के वादे लेकर आएंगे, अपनी योजनाएं कार्यक्रम बखानेंगे आगे। जैसे आपने सुना होगा जो चैनल्स होते हैं यूट्यूब पर, अच्छा हमसे तो नहीं सुना ना, हमने तो नहीं बताया कि ना कि मैं ये वाला सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ, वो लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं भैया, जो भी पढ़ा रहा हूँ वही पढ़िए, केवल और केवल इधर उधर की कोई बातचीत नहीं, ज्यादा विशेष थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे चुनाव प्रक्रिया में लोग आएंगे और कहेंगे मैं आपके गांव में, आपके नगर में, आपके देश में विकास कर दूंगा, समृद्धि लाऊंगा, आपकी रोजगार आपको दूंगा, आपकी आय को दोगुना कर दूंगा। इस तरीके के वादे करने का काम कौन करेगा, सर राजनीतिक दल करेंगे। जो भी विद्यार्थी थोड़े से भी चुनाव में थोड़े से सक्रिय रूप से उसको समझने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, वो इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। अब सर तीसरा इनका क्या काम होगा, अब इनमें से जब चुनाव लड़े हैं तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही, जो जीत जाएगा वो क्या करेगा, वो हमारे लिए कानून बनाने का काम करेगा। वो व्यक्ति कानून बनाने का काम करेगा। अब ये हमारे लिए विधि निर्माता, कानून निर्माता बनकर उभरेंगे और हम सब के लिए, मतलब पूरी जनता के लिए, जहां पर इन्होंने चुनाव जीता है उनके लिए काम करना शुरू करेंगे, कानून बनाएंगे, उन कानूनों का पालन करने का काम करवाएंगे हम लोगों से, प्रशासनिक सेवाएं और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं सब कुछ देने का काम करेंगे। तो ये भी राजनीतिक दलों का सर काम है। सरकार का है वैसे, लेकिन राजनीतिक दल सरकार में ही तो बैठे हैं, तो ये काम भी करेंगे। अब कुछ राजनीतिक दल, अब हो सकता है यहाँ पे निर्वाचन प्रक्रिया में 3 राजनीतिक दलों ने भाग लिया हो, जिसमें तीनों तो जीतेंगे नहीं, एक व्यक्ति हारेगा ना, या 2 हारेंगे या 3 हारेंगे, जीतेगा तो एक ही व्यक्ति। तो जो लोग हार जाएंगे वो विपक्षी दल का भी काम करेंगे। तो राजनीतिक दल विपक्ष का भी कार्य करेंगे, मतलब ये चले जाएंगे मैं जीत गया और दूसरे लोग विपक्ष में जाएंगे और कहेंगे कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए, आप बच्चों से पैसे लीजिए, है ना। तो इस तरीके के लोग विपक्ष में चले जाएंगे जो हार जाएंगे, वो कहेंगे कि आप ये योजना गलत लाए हैं, आपने ये काम गलत कर दिया, आप मुझे वोट दीजिए। अब ये जनता से कहेंगे आप मुझको वोट दीजिएगा, अगली बार मैं आपका ये कार्य करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो ये सब चुनावी दांव पेच होते हैं, है ना। तो ये लोग विपक्ष में जाने का भी कार्य करेंगे। इसके साथ साथ बहुत से कार्य आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करना, मतलब इन्होंने कोई कानून बनाया, फिर अब ये लोक सेवा आयोग, सिविल सर्विस एक्सपीरियंस, मतलब अधिकारियों से कहेंगे कुल मिला के कि आप लोग इनका फॉलो करवाइए, ये करिए, न्याय व्यवस्था में भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, देश प्रशासन करेंगे पूरा। क्यों भाई, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी मुझे उम्मीद है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इसमें से कुछ भी, ये सब आम बात है अपने जीवन में जो आप देखते हैं वही अनुभव है। अब आपने हो सकता है ना देखे हो, क्योंकि आपका जीवन अभी छोटा है, तो आपने अभी ये सारे अनुभव ना किए हो, लेकिन हम लोग तो कर चुके हैं, और आप भी अभी नहीं किए हैं तो आगे जाके करेंगे। आप हो सकता है कोई विद्यार्थी यहाँ पे बड़े क्लास का हो, 12th के बाद 11th या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो वो व्यक्ति ये सारे अनुभव कर चुका होगा, उसको समझ में आता होगा सर हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, राजनीति में तो ऐसा ही होता है, सर ने तो सही बताया है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है और कितने दल होने चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आवश्यकता तो वैसे हमने बता दी है, ये सारे कार्य अगर आवश्यकता नहीं, ये सारे जो कार्य हैं तो ये कार्य कौन करेगा अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे, या इन कार्यों को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, उतना अच्छे से नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए राजनीतिक दल चाहिए। और भी हमने शुरुआत में चर्चा करी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है
कि कितने राजनीतिक दल आखिरकार होने चाहिए। क्या एक राजनीतिक दल पर्याप्त है, या दो पर्याप्त है, या तीन होने चाहिए, या चार होने चाहिए? क्या ऐसा कुछ फिक्स है कि कितने राजनीतिक दल हों? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, ऐसा कोई भी विधान नहीं है कि कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। सर आइडियल होने कितने चाहिए, ये तो क्वेश्चन है ना। मतलब ऐसा संविधान में तो नहीं लिखा कि चार राजनीतिक दल होंगे, चारों चुनाव लड़ेंगे, इनमें से जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, वास्तव में संघवाद को मजबूत करने के लिए आखिरकार कितने होने चाहिए, ये तो महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक से अधिक राजनीतिक दल होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, इसको थोड़ा सा देखने का, हमारे साथ समझने का प्रयास करिएगा। एक राजनीतिक दल के ये व्यक्ति हैं, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं ये, एक भाई साहब ये है, ये भी दिख रहे हैं ना आपको। तो ये तीन व्यक्ति हैं सर, है ना, तीन व्यक्ति हैं ये, और तीनों राजनीतिक दल से हैं। इनकी राजनीतिक दल का नाम है ए, ये सी, ये एफ, इस तरीके के राजनीतिक दल। एक उदाहरण ही बहुत ध्यान से समझिएगा कितने होने चाहिए, ये बात है। तो ये ए सी एफ नाम करके तीन राजनीतिक दल हैं, तीनों अलग अलग हैं। अब मान के चलिए इस जगह के चुनाव में, एक चुनाव है, मतलब कोई एक स्थान है, यहां पर चुनाव होने हैं, तीनों लोग खड़े होते हैं, और मान के चले कि यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 लोग, और यहाँ पे 100 लोगों के लिए तीन लोग आगे खड़े हुए कि सर हम तीनों लोग चुनाव लड़ेंगे। आए गए, निर्वाचन किया, अब लोग मतदान करेंगे, लोगों ने इनको वोट दिए। मान के चले कि ए व्यक्ति को मिल गए 40 वोट, बी वाले को, सी वाले को 20 ही मिले, एफ वाले को जोड़ दीजिए, इनको बचे 40, इसको मिल गए। थोड़े से कम ज्यादा कर लें, ठीक है, बना रहे, इनको 40 मिल गए, इनको 40 मिल गए, इनको 20 मिले। दो लोगों को बराबर मत मिल गए, एक को थोड़े से बहुत ज्यादा कम मिले, मत वोट मिले। तो सर इन दोनों को बराबर वोट मिले, तो कौन जीता? तो इनमें हो सकता है पुनः चुनाव हो जाए, पुनः चुनाव कर लीजिए। अब जो दोबारा चुनाव हुआ, मान लीजिए इसमें इसको 60 मिल गए और ये जीत गया, कुल मिला के ये जीत गया, मतलब इसको अधिक मत मिले और ये व्यक्ति जीत गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? किंग बन जाएगा, राजा बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा इस पूरे क्षेत्र का। एफ वाला व्यक्ति यहाँ पे जीत गया चुनाव। सर कैसे जीता, क्या प्रक्रिया हुई? चुनाव प्रक्रिया में एफ वाला व्यक्ति जो जीता वो आपका किसी ना किसी रूप में लोगों के चुनाव के कारण जीता, लोगों ने उसको व्यक्ति को चुना और वो जीत गया। तो यहाँ पे लोगों के पास विकल्प थे, एक तरफ ए थे, सी थे, एफ थे, अलग अलग लोग आगे इंटरेक्ट कर पा रहे थे, मतलब चुनाव प्रक्रिया में भागीदार थे। लेकिन अब दूसरी तरफ यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति होता, दूसरी तरफ इस प्रक्रिया में केवल एक ही व्यक्ति भागीदार होता, केवल और केवल एफ, तो लोगों के पास विकल्प नहीं होते कि वह किस व्यक्ति को चुने, मतलब उस व्यक्ति को मजबूरी में चुनना पड़ता, इस एफ व्यक्ति को ही चुनना पड़ता। अब एफ व्यक्ति चाहे वह खराब व्यक्ति हो या अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा राजनीतिक दल हो या खराब राजनीतिक दल हो, मजबूरी में उस व्यक्ति को ही चुनना पड़ता, उस व्यक्ति को ही वहां पे शासन देना पड़ता, शासक बनाना पड़ता। जबकि जब ये राजनीतिक दल एक से अधिक थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, तो लोगों के पास विकल्प थे कि हम किस व्यक्ति को चुने। कुछ व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चुनेंगे और कुछ व्यक्ति किसी अन्य राजनीतिक दल को चुनेंगे, अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होगी। तो इस तरीके से लोगों को अपने शासन के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए विकल्प मिल जाते हैं, तो लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिलती है। आइडियली आप भी समझ सकते हैं ऐसा, आप भी तो ऐसा समझ सकते हैं। आप सोचिए YouTube पर या आपकी कोई कोचिंग संस्थान है, वहां पर एक ही प्रकार के टीचर हों, एक ही व्यक्ति
आपको ऑप्शन में हो कि सर यही पढ़ाएंगे, अब वो अच्छा पढ़ाएं बुरा पढ़ाएं कुछ भी ना पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएंगे तो यही और कोई नहीं मिलेगा। अब एक दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन हो कि सर ये भी है ये भी है ये भी है, 5-6 लोग खड़े हैं, अब आपने देखा जिसका अच्छा लगा उससे पढ़ रहे हैं, बाकी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो विकल्प होने ज्यादा जरूरी हैं, और वो विकल्प कहां पर दिखते हैं, अनेक राजनीतिक दलों में दिखते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की आदर्शवादी नीति को मानने के लिए एक से अधिक राजनीतिक दल होने बहुत जरूरी हैं। तो यहां पे हमने इन सारी बातों को समझा। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक दल हम बनाएंगे कैसे, क्या जरूरी है क्या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। आ जाओ भाई। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि राजनीतिक दलों को किस तरीके से आप लोग मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मन हो गया कि सर मैं भी चुनाव लड़ूंगा और मुझे भी अपना राजनीतिक दल बनाना है, तो उसके लिए भारत में क्या मापदंड है उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है, भारत में यदि आप राज्य विधानसभा, कहां पर, राज्य विधानसभा, सबसे पहले भारत में यदि आप राज्य विधानसभा में, यहां पर राज्य विधानसभा में अपना चुनाव लड़ते हैं, मान के चलिए कि आपने राज्य में विधानसभा में मतलब मुख्यमंत्री के पद के लिए, किसी भी राज्य में हो सकता है, भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, केरला हो, सभी तरह जगह पे, तो वहां पे मान के चलिए आपने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और आप चुनाव लड़े, तो आपको कब एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलेगी राज्य के स्तर पर, उसके लिए महत्वपूर्ण तत्व है कि आपको कम से कम 6% या अधिक, मतलब ये तो मिनिमम है, कम से कम 6% या मत मिले, या फिर इससे अधिक कम से कम 6% या इससे अधिक मत मिले, मतलब टोटल मान के चले 100 वोट पड़े, 100 वोट पूरे राज्य में डाले गए, तो 100 वोट में से आपको कम से कम 6 लोगों ने वोट करना चाहिए, 6 लोगों के द्वारा आपको मत देना आवश्यक है, या 6 से अधिक। तो क्या आप सर राज्य के लिए पार्टी बन जाएंगे? बन जाएंगे। एक और शर्त है कि आपको कम से कम 2 सीटें भी प्राप्त हों, मतलब 2 जिलों पर या 2 जो लोग राज्यसभा के जो क्षेत्र निर्धारित हैं वहां पर 2 प्रत्याशी आपके जीतने चाहिए। आप 2 लोग कम से कम हो जहां पर आपको मत मिले, बहुमत मिले और आप जीते, 2 सीटें आपको प्राप्त हो जाएं, तो आप एक राज्य के स्तर पर राज्य विधानसभा में राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो पाएंगे, नए राजनीतिक दल के रूप। क्या यह बात समझ में आई? कम से कम 6% या उससे अधिक मतदान मिले। कितने के 6%? जितने उस क्षेत्र में पड़े, 1000 वोट पड़े तो आपको कम से कम 60 वोट मिलने चाहिए, 100 पड़े तो आपको 6 मिलने चाहिए, मतलब परसेंटेज के हिसाब से आपको 6% या उससे अधिक वोट मिलने ही चाहिए। और साथ ही साथ 2 सीटें मिले आपको राज्य विधानसभा में, तो आप राज्य की तरफ राज्य के स्तर पर राज्य विधानसभा में एक दल के रूप में लिख लिए जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मान्यता मिल जाएगी आपको। वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल के रूप में उभरे, तो आपको लोकसभा में राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में बनने के लिए आपको भी 6% फिर से चाहिए। पूरे चुनाव में, पूरे लोकसभा में, मतलब पूरे देश में जितने भी मत पड़े हैं, या मिनिमम 4 राज्य ले सकते हैं आप, कम से कम 4 राज्य ले लीजिए, वहां पर जितने मत पड़े हैं आपको उनमें से 6% मत मिलने ही चाहिए, या इससे अधिक हो सकता है आपको ज्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात, 6% मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सीटें याद रखिएगा, 4 सीटें आपको, मतलब 4 जगह आपके प्रत्याशियों को जीतना अनिवार्य है। इससे आप हो जाएंगे राष्ट्रीय दल, इससे आप हो जाएंगे राष्ट्रीय दल के रूप में आपको भारतीय चुनाव आयोग द्वारा, लोकसभा के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता मिल जाएगी। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? आगे बढ़े थोड़ा सा देखिएगा, एक यहाँ पे लिखा है बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये आपके राष्ट्रीय दल हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वर्तमान समय में सत्ता का केंद्र है, सत्ता में है, वो है
बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिसे आप पूरे रूप में कहेंगे, इसकी स्थापना सर 1951 में एस्टेब्लिश हुई। 1951 में इसकी स्थापना करी गई, लेकिन शुरुआत में इनको सफलता नहीं मिली क्योंकि उस समय कांग्रेस बहुत ही प्रभावित थी। पंडित नेहरू के व्यक्तित्व में बहुत ही ज्यादा मतलब उग्र रूप था उस समय कांग्रेस का, प्रचंड रूप, बहुत ही मतलब प्रभावी। तो उस समय इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन 1980 में इसका पुनर्उत्थान किया गया, दोबारा से लोगों को मोटिवेट किया गया, जोड़ा गया और फिर से ये पुनर्उत्थान हुआ और तब से फिर ये थोड़ा सा प्रभावी हुई और 2014 में तो फिर एकदम बेहतरीन काम हो गया। इसका चुनाव चिन्ह क्या है सर? कमल का फूल है, आप जानते ही होंगे। अब दूसरा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ये रही, सबसे प्राचीन भी है, ये है आपकी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये आपकी कांग्रेस। तो ये आपकी 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा बनाई गई थी। ये याद रखिएगा, ये भारतीय ने नहीं बनाई है, अंग्रेजी जो था व्यक्ति उसने बनाई है 1885 में। तो इसके बाद इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और स्वतंत्रता के लिए काम किया। उसके पश्चात जब भारत आजाद हुआ तो इन्होंने सत्ता के रूप में आए और पहले मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, वो इसी दल से। तो ये कांग्रेस की बात है। अब यहाँ पे एक और राजनीतिक दल है जो उत्तर प्रदेश का है, बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी दल। तो ये इसकी स्थापना 1984 में हुई। इससे आपको इसके प्रमुख नेता सबसे ऊपर वाले के तो आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद आपको एक प्रसिद्ध नेता मिले अभी नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अभी राहुल गांधी, इससे पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह जी। तो ये यहाँ पे इसके मायावती जी इसकी काफी प्रमुख नेता पहले उत्तर प्रदेश में रही। तो ये केवल विशेष रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जनजाति, इन सब तरीके की जो पिछड़े दलित वर्ग थे उनके लिए इन्होंने काम किया और एक बेहतरीन राजनीतिक दल के रूप में उभरी। उसके बाद एक पश्चिम बंगाल में अभी है वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुई और यह भी एक राष्ट्रीय दल बन के उभरी। इसके बाद क्षेत्रीय दल है, प्रत्येक राज्य के पास अलग अलग अपने दल उपस्थित हैं, अलग अलग दल वहां पे व्याप्त हैं, तो उनका अध्ययन कर पाना पूरे भारत में ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा भी छोटी मोटी और भी पार्टियां हैं जो अलग अलग अपने अपने राज्य में वहां पे काम करती हैं। तो अब इसके बाद थोड़ा सा और इसमें बचा है, उसको देख लेते हैं और उसके साथ हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। एक बार ओवरव्यू भी लेंगे। तो अब एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है, यहां पे देखो महत्वपूर्ण बिंदु भाई क्या है। सर एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राजनीतिक दल तो बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन राजनीतिक दलों की कमियों को कैसे दूर किया, ये बहुत है। राजनीतिक दलों में जो करप्शन है, जो घटनाएं घटित होती हैं, उन सबसे कैसे बचा जाए। क्यों भाई? इसके लिए राजनीतिक दल बदल कानून बनाया गया, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई, बहुत सारे काम हुए, लेकिन इन पर ज्यादा कुछ प्रभावी हुआ नहीं, है ना, इन पर ज्यादा कुछ प्रभावी हुआ नहीं। आप देखते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों में अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार आदि के मामले उभर कर आते हैं। जो भी विधायक वगैरह बन जाते हैं, जो भी सांसद वगैरह बन जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिच हो जाते हैं। तो क्या क्यों ये सब है? तो ये सारी चीजें विभिन्न प्रकार की, इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूं, जहां तक मेरा ओवरव्यू देखें आप, तो इसमें है लोगों का व्यक्तित्व, खुद लोगों का व्यक्तित्व, जो भी वो नेता बन के जा रहे हैं उनका खुद का व्यक्तित्व, वो कितना दृढ़ संकल्पित हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, उतना ज्यादा वो बेहतर कार्य कर सकते हैं। अब उनके अंदर मतलब ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं कहूँ आप चुनाव लड़िए सर, या आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर मेरा उद्देश्य है नौकरी पाना, मुझे इस सर्विस में जाना है, कोई या मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपना टीचर बनना है, इस तरीके के उद्देश्य हैं। सभी के उद्देश्य धन कमाने की ओर अग्रसर है, ना कि देश के विजन को लेकर।
अब जो नेता है वो क्यों आ रहा है किसी राजनीतिक दल में, राजनीति में क्यों आ रहा है, उसको पता है कि मैं यहाँ पे चुनाव जीतूंगा और मुझे यहाँ से बहुत सारी इनकम होगी, बहुत सारा धन प्राप्त होगा। लेकिन वहां पे राजनीतिक दल में लोग जो आए उनका उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस तरीके से लोगों के हित की बात करें, राष्ट्र के हित की बात करें, पूरे देश के हित की बात करें। इस तरीके के जब स्वयं के अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग राजनीतिक दलों में आएंगे तो ये परिवर्तन संभव है। बाकी उसके लिए उच्च न्यायालय भी बहुत सारे कार्य करता रहता है, विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों पर उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम राजनीतिक दलों ने भी प्रयास किया। अब देखते हैं आप, कभी आप देखें कि ये व्यक्ति इस पार्टी में बैठा है, 4 दिन बाद जब उसे पता लगा कि इसकी तो सत्ता जाने वाली है, दूसरी पार्टी है, वो व्यक्ति इसमें पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से उधर तुरंत, मतलब दल बदल लेते हैं, ये अपना दल बदलू नेता कहलाते हैं, तुरंत इधर से उधर। तो इस पर भी रोक लगाने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन वो सब सारे के सारे विफल ही रहे। अब थोड़ा एनसीईआरटी से ओवरव्यू आपको दे देते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। जो एनसीईआरटी ने आपके क्वेश्चन पूछे हैं उनको थोड़ा सा मैं देख लेता हूं और उनको भी आपको बता देता हूं, क्योंकि वो भी थोड़े से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। मतलब लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, तो समझ सकते हैं ना, लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, वहां पर चुनाव होगा, जहां पर लोकतंत्र है वहां पे सरकार चुनी जाएगी, तो जब चुनी जाएगी तो लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा काम करेगा, ये मेरे प्रति उत्तरदायी रहेगा। तो राजनीतिक दलों की कितनी भी महत्वता आप बता पाएंगे, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों के सामने। तो इसके लिए आप कह सकते हैं राजनीतिक दल, मान लीजिए कोई राजनीतिक दल एक बनाया तो उसमें सबसे बड़ा चुनौती है दल बदलने वाली, ये सब चुनौती। इसके बाद राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा चुनौती ये है कि इस समय चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा व्यापक खर्चे होते हैं, तो इनसे कैसा बचा जाए, क्योंकि इतना खर्चा हो जाता है, फिर उसको निकालना भी तो है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना 2-3 करोड़ रुपए लगाया किसी छोटे से चुनाव में, तो वो 2-3 करोड़ रुपए कमाने का भी तो प्रयास करेगा, तो इतना ज्यादा खर्चीला ना हो चुनाव प्रक्रिया, इतनी खर्चीली ना हो, इस पर भी थोड़े से काम होने चाहिए। फिर प्रशासनिक सेवाओं में प्रशासनिक जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा भ्रष्टाचार किस्म के हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। फिर विभिन्न प्रकार की जो देश में गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, ये सारे चैलेंजेस भी, चुनौतियां भी आप दे सकते हैं राजनीतिक दलों के समक्ष हैं, क्योंकि आप सत्ता में पहुंचे, आप देखेंगे कि गरीबी, भुखमरी, ये सारी चीजें आपके राजनीतिक दलों के चुनौती में सम्मिलित हो सकती हैं। इसके बाद राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, मतलब राजनीतिक दल क्या होते हैं, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, मतलब राजनीतिक दल कैसे कहेंगे कि राजनीतिक दल है, तो आप बता सकते हैं, इसके कार्यों को लेकर सब कुछ गिना सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद एक तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। इनमें से कौन बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक है, इसमें कांजीराम आप सिलेक्ट करिएगा, ये बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके संस्थापक कांजीराम। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, इसमें लिखिएगा क्रांतिकारी लोकतंत्र, क्या लगाएंगे, क्रांतिकारी लोकतंत्र, ठीक, इस तरीके की चीजें। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं, राजनीतिक दल। इसके बाद वाला चैप्टर के नाम का नाम है लोकतंत्र के परिणाम, और ये शायद इसके बुक का अंतिम चैप्टर है, नहीं, इससे बाद है लोकतंत्र की चुनौतियां। मतलब 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, इनको लेकर भी हम बहुत जल्दी ही आएंगे, शायद अब की बार लाइव क्लास आए पीपीटी वाली जो पहले से होती थी, तो उसके लिए आप लोग हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नई लेक्चर में नए दिन के साथ। जय श्री हरि।